अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ एक सेशन कर रही हूँ, क्योंकि और सेशन भी जो है वो मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रखता है। वो इस वजह से कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इन टर्मिनोलॉजीज़ का नाम ज़रूर सुना है, लेकिन ये एग्जैक्टली हैं क्या, इसके बारे में हम बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमने बोटॉक्स का वर्ड ज़रूर सुना है, हमने फिलर्स का वर्ड भी सुना है, हमने इस तरीके के बहुत सारी टर्म्स जो हैं सुने ज़रूर हैं, लेकिन बोटॉक्स क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं, और ये क्या सिर्फ़ आपकी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, क्या ये सिर्फ़ उसको एड्रेस करते हैं, या किसी बीमारी जो है ये उनका भी इलाज करते हैं। और तो इस तरह के कई सवालात हैं जो मेरे ज़हन में हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, डॉक्टर तमकिनत मंसूर। तो आज जो मेरी मेहमान है वो आपको दूसरी विंडो में नजर आ रही हैं। पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया सेंसेशन है। कोई इनको क्वीन ऑफ कॉमेडी कहता है, कोई कहता है बस तमकिनत मंसूर का नाम आ जाए तो इसका मतलब टैलेंट का तूफान। लेकिन 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 मेरी जो आज की मेहमान है, मेरी आज की मेहमान कॉमेडी क्वीन नहीं है, मेरी आज की मेहमान है एक एस्थेटिक फिजिशियन, डॉक्टर तमकिनत मंसूर। अस्सलाम वालेकुम तमकिनत। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा यहाँ बुलाने का और इतनी तारीफें फिर से करने का। नहीं, आपकी तो तारीफें मुझे करते हुए मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज मैं आपके प्रोग्राम्स इतने शौक से देखती हूँ। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप बड़ी नेकी कमा रही हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रही हैं। थैंक यू और सो मच। अल्लाह में आपको बहुत कामयाबियां दे। अच्छा, तमकिनत, आपसे जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन। ये एस्थेटिक फिजिशियन जो है कौन होता है और क्या करता है? अच्छा, बेसिकली जो फिजिशियन है ना, जी वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर, अगर हम बहुत ही मोटी मोटी क्लासिफिकेशन करें तो एक फिजिशियन होता है और एक सर्जन होता है। बिल्कुल फिजिशियन सही। वो होते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, और सर्जन जो सर्जरी करते हैं। तो ठीक। एस्थेटिक फिजिशियन वो फिजिशियंस होते हैं जिन्होंने एस्थेटिक्स, जैसे कि हम सिंपल वर्ड्स में एस्थेटिक, वैसे तो मतलब ब्यूटिफाइंग एनीथिंग, उसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं। लेकिन मेडिसिन में एस्थेटिक्स का मतलब है, जैसे हम बोटॉक्स करते हैं, लेजर करते हैं, हम फिलर्स पेशेंट को में इंजेक्ट करते हैं, पीआरपी करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं। तो जो भी चीजें पेशेंट के हुस्न जमाल से रिलेटेड है ना, तो जो डॉक्टर इस फील्ड में स्पेशलाइज करें वो एस्थेटिक फिजिशियन कहलाते हैं। क्योंकि इस फील्ड में जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स ही जाएं। बाहर के ममालिक में, यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में कुछ नर्सेज भी मतलब एस्थेटिक्स में स्पेशलाइज करती हैं। और बाकी भी जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक नहीं भी रखते, वैसे तो ये है कि अगर आपने कोई भी चीज इंजेक्ट करनी है, जैसे कि बोटॉक्स या फिलर्स हैं जो कि हम इंजेक्ट करते हैं, या और बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसमें हमें चीजें इंजेक्ट करनी पड़ती हैं फेस में या बॉडी में और कहीं। तो इंजेक्टर्स जो हैं वो मोस्टली उनका मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड होना जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वो नर्सेज हों। बाकी जो एस्थेटिक से रिलेटेड चीजें, जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल है या फेशियल्स हैं डिफरेंट किस्म के, तो उसमें इतना जरूरी नहीं है कि वो जो बंदा वो प्रोसीजर्स कर रहा है वो फिजिशियन ही हो। वो कुछ टेक्नीशियंस है वो भी कर लेते हैं, कुछ जिन्होंने लेजर्स की वैसे ट्रेनिंग की होती है वो भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ इंजेक्टेबल्स की बात आती है, तो वहां पे यूजुअली ज्यादातर ममालिक में यही रूल है कि आप या तो डॉक्टर हो या नर्स हो, मतलब मेडिसिन की फील्ड से आपका ताल्लुक हो, तो फिर ही आप सर्टिफाइड होते हैं ये प्रोसीजर्स करने के लिए। तो बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियन वो फिजिशियन है, वो डॉक्टर है जिसने एस्थेटिक्स में स्पेशलाइज किया। ओके। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एस्थेटिक फिजिशियन एंड प्लास्टिक सर्जन? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अभी तक नहीं इसका डिफरेंस नहीं पता। लेकिन फिजिशियन जो है वो सर्जरी नहीं करता, वो सही है, बिल्कुल। नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करता है, जैसे कि बोटॉक्स है, जैसे कि फिलर्स हैं, जैसे कि पीआरपी है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग है, पीलिंग है। जो प्लास्टिक सर्जन है वो सर्जरी के थ्रू, मतलब वो फिर उसकी इन्वेजिव फील्ड आ जाती है कि वो सर्जरी के थ्रू, जैसे हम लिक्विड नोज जॉब्स करते हैं जो फिजिशियंस हैं, हम फिलर्स के थ्रू और बोटॉक्स के थ्रू लोगों की नोज जॉब करते हैं। कुछ की नोज जो थोड़ी पम्पी होती है, कुछ की टिप जो है वो ड्रूप्ड होती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं फिलर के थ्रू। लेकिन बहुत ड्रास्टिक अगर आपको अपनी नोज की शेप चेंज करवानी है, आपकी नोज आप या
कुछ क्रुकेड नोज है या वैसे कोई ऐसी शेप है जो आपको नहीं पसंद, तो उसके लिए आपको फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसको हम जो प्रॉपर राइनोप्लास्टी है, तो वो काम सर्जन करता है। तो इसलिए जो नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं वो फिजिशियन करता है, और जो इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि सर्जरी है वो फिर सर्जन करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी पूछना चाहूंगी कि कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैंने खुद भी ये देखा हुआ है, उनकी ये हरकतें कहूँ या क्या पता नहीं, मैं उनको दुकान कहूँ या मैं क्लिनिक कहूँ, कि उन्होंने एड्स वो इस तरह उन्होंने दिए हुए हैं कि अपने हुस्न को, अपने मतलब चार चांद लगाने की वो बातें कर रहे होते हैं, वो अपनी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं कि जी आप अपने चेहरे के जो है जो रंगत है उसको आप किस तरह निखार सकते हैं, जो आपके मतलब आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं हम वो सारा खत्म कर देंगे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो भी आप ही की फील्ड में आता है, या डर्मेटोलॉजी इज मतलब एक कोई डिफरेंट फील्ड है? तो क्या डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये सारे काम कर सकता है जो आप कर रहे हैं? देखिए, इसका जो सीधा सादा जवाब है वो ये है कि एस्थेटिक्स की ट्रेनिंग के बगैर कोई भी डॉक्टर, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो, वो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस उसको एथिकली नहीं करनी चाहिए। क्योंकि डर्मेटोलॉजी इज, वो से हम आप कह लें कि वो स्किन की डॉक्टरी है, जिसमें बिल्कुल। स्किन से रिलेटेड डिजीजेस आ जाती हैं, जिसमें बहुत मतलब स्किन एक, क्योंकि स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसलिए उसकी डिजीजेस भी बेशुमार है। और बहुत सारे मतलब, क्योंकि मैंने खुद भी डर्मा में काम किया हुआ है एज अ WMO, तो मतलब इट्स सच अ वास्ट फील्ड कि अगर आप उसमें स्पेशलाइज करने लगे तो आप किताबों के अंबार होते हैं, देयर सो मच टू लर्न। बट हैविंग सेड दैट, डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स एक नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्किन का कोई इशू है, आपको एक्नी है, इवन अगर एक्नी मार्क्स भी हैं या स्कारिंग भी है, तो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं खाने के लिए या चेहरे पे लगाने के लिए। लेकिन जो एस्थेटिक्स की फील्ड है, जिसमें कि बोटॉक्स इंजेक्ट करना या फिलर के थ्रू कोई फीचर एनहांस करना, या फिर लेजर हेयर रिमूवल करना, ये सब जो चीजें हैं, ये इसके लिए आपको एथिकली तो स्पेशली इन चीजों की ट्रेनिंग होना लाजमी है। लेकिन बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, मेरे कोलीग्स हैं जिन्होंने मतलब उन्होंने पहले डर्मेटोलॉजी में FCPS या कोई और डिग्री या डिप्लोमा किया है, उसके बाद उन्होंने फिर एस्थेटिक्स में भी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन की है, और तब वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उसके बावजूद भी वो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एथिकली इट्स नॉट राइट, लेकिन बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो एथिकली राइट नहीं है। अच्छा, कमेंट्स भी आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने कहा था कि मैं आपसे आज मैंने सीखना है, और सीखना ये भी है। एक आम इंसान को आप बोटॉक्स अगर मैं पूछूं, मैं एक बिल्कुल आम इंसान हूं, मैंने सिर्फ बोटॉक्स का नाम सुना है। बोटॉक्स एग्जैक्टली क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर है? बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है, बोtulinum टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ये इसका जो प्राइमरी जो इफेक्ट जो हमें चाहिए होता है, मतलब अपनी एस्थेटिक्स में, वो ये है कि ये जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, ये ऐसा टॉक्सिन है। तो जो डायनामिक रिंकल्स हैं, डायनामिक रिंकल्स वो रिंकल्स होते हैं जब आप चेहरे को मूव करते हैं, जब आप स्माइल करते हैं तो यहाँ लाइंस पड़ती हैं, यहाँ लाइंस पड़ती हैं, मेरी अभी नहीं पड़ी क्योंकि मैंने बोटॉक्स किया हुआ है। जब हम फ्राउन करते हैं तो यहाँ लाइंस पड़ती हैं, मतलब जब आप अपने चेहरे को मूव करते हैं तो मूवमेंट के दौरान जो लाइंस पड़ती हैं, उन लाइंस को कंट्रोल करने के लिए हम बोटॉक्स लगाते हैं। क्योंकि बोटॉक्स क्योंकि मूवमेंट बेसिकली बॉडी में कहीं भी हो तो वो मसल्स की वजह से होती है। अब जब मैं स्माइल कर रही हूँ तो मेरी ये एरिया के जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी, यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे। मूवमेंट की वजह से जो रिंकल्स पड़ते हैं उनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। अब जैसे एक सफा है, आप उसको एक दफा फोल्ड करेंगे, दो दफा करेंगे, बार बार फोल्ड करेंगे तो उसमें जो लाइनें हैं वो परमानेंट हो जाएंगी। इसी तरह जब हम बार बार फेस की मूवमेंट करते हैं, वैसे तो एजिंग में और बहुत सी चीजें हैं कि आपका जो सुपरफिशियल फैट है फेस का वो भी लूज होता है, जिसकी वजह से स्किन की जो सपल होती है, जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से फिर ये होता है कि आप जब बार बार मुस्कुराते हैं, बार बार बोलते हैं, फ्राउन करते हैं, तो ये जो लाइंस होती हैं ये पढ़ पढ़ के पक्की हो जाती है। मतलब वो फिर वहां पे अगर आप फेस को मूव ना भी करें तो भी वो लाइंस वहां पे परमानेंट रह जाती हैं। जो परमानेंट लाइंस एट रेस्ट भी आपकी हैं, जब आप फेस को मूव नहीं कर रहे, मतलब आप यूं हैं
सादे, और तब भी आपके यहाँ या यहाँ लाइंस पड़ी हुई हैं, उनको बोटॉक्स ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा। उसमें मसल मूवमेंट नहीं है। बोटॉक्स सिर्फ उन लाइंस को या उन रिंकल्स को ट्रीट कर सकता है जो कि फेशियल मूवमेंट की वजह से लाइंस पड़ रही हैं। उनके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम उस साइट पे बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं, जितना डीप मसल हो उस डेप्थ के हिसाब से। जैसे अगर मैंने यहाँ इन मसल्स में इंजेक्ट करना है, बहुत सारे लोग रात में सोते हुए ऐसे ऐसे अपने दांत पीसते हैं, तो उन जिनमें से मैं भी एक हूँ, उन्हें हम ब्रक्सर्स कहते हैं, ब्रक्सिज्म है ये। तो उसमें ये जो मसल्स हैं ये बहुत हाइपरट्रोफी इनकी हो जाती है, बहुत बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे मसल है, अगर हमने उसमें इंजेक्ट करना है, हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। यहाँ वाले मसल्स क्योंकि बिल्कुल सुपरफिशियली पड़े हैं, तो यहाँ हम सुपरफिशियल इंजेक्ट करेंगे। तो हमें फिर जहाँ जितनी डेप्थ मसल की हो उस हिसाब से हम उसको उस जगह पे इंजेक्ट करते हैं, और यूनिट्स भी हम उस हिसाब से ही देख लेते हैं कि हमने कितने यूनिट कहाँ लगानी है, कितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए। और फिर जो है ना उस एरिया के मसल को हम रिलैक्स कर देते हैं। फिर जब आप फेस को मूव करते हैं तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो उस एरिया में फिर रिंकल्स नहीं पड़ते। और बोटॉक्स आइडियली 3 days to 15 days के दौरान इसका इम्पैक्ट स्टार्ट होता है। मतलब 3rd डे इसका इफेक्ट होना स्टार्ट होता है, और 15th डे पे ये ऑलमोस्ट अपना फुल इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाता है। और ये तकरीबन 4 to 6 months चल जाता है, उसके बाद फिर आपको दोबारा करवाना पड़ता है। ओके। अच्छा, फायजा हुसैन ने सवाल किया है कि बोटॉक्स के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, बोटॉक्स के आफ्टर इफेक्ट्स यही हैं कि वो जहां जिस मसल में आप इंजेक्ट करेंगे उस मसल को ये रिलैक्स कर देगा फॉर 4 to 6 months। उसके राइट। बाद फिर वो मसल दोबारा से वो उसका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाएगा, और वो मसल दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली एक मसल को रिलैक्स रखें, जैसे हम बहुत मतलब हर 4 months के बाद बोटॉक्स रिपीट करते जाएं, तो वो मसल, क्योंकि मसल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको मूव ना करें बहुत अरसा, तो उनमें एट्रोफी हो जाती है, मतलब कि वो सुकड़ जाते हैं, तो वो काम करना वैसे ही बहुत कम कर देते हैं। तो अगर आप रिपीटेडली एक जगह पे बोटॉक्स करते रहें, तो कुछ अरसे के बाद वो जो उस एरिया के मसल्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, और फिर वैसे भी बोटॉक्स के बगैर भी इतनी ज्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते अगर आप रिपीटेडली काफी लंबे अरसे तक बोटॉक्स करते रहे। तो उसके यही आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि वो मसल को रिलैक्स कर देता है। राइट। एक और क्वेश्चन है कि ये जो एंटी एजिंग क्रीम जैसे रिवाइटल लिफ्ट लॉरियल की है, इसके क्या इफेक्ट, मतलब क्या ये इफेक्टिव है? देखिए, जो चीज आप ऊपर टॉपिकली लगा रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि इंजेक्टेबल की अब्जॉर्प्शन है, या जितना कि अगर आप कोई दवाई खा लें तो उसकी अब्जॉर्प्शन है। तो उसका इफेक्ट तो लाजमी तौर पे होता है। मतलब जैसे हम रेटिनॉइड्स वगैरह भी स्किन पे लगाते हैं, वो टॉपिकली भी अब्जॉर्ब होते हैं, उनके इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये है कि हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी हम 40-50 साल की उम्र में जाके ये क्रीम लगाना शुरू करें, और फिर हफ्ते में एक्सपेक्ट करें कि हम 20 साल के लगने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एंटी एजिंग का ये असूल है कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आफ्टर 25 ईयर्स आप अपने एंटी एजिंग रूटीन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो भी एंटी एजिंग प्रोसीजर्स, जो प्रोसेसेस हैं जितने भी, उन सबको टाइम लगता है। वो एक टाइम के बाद अपना इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन है ये एवरी 6 वीक्स ये वाली लेयर शेड हो जाती है, और नीचे से एक नई लेयर निकल आती है। तो उस प्रोसेस को उतना टाइम तो लगना ही है एक बार। लेकिन हाँ, रेटिनॉइड्स हैं जो स्किन का टर्नओवर, सेल टर्नओवर बढ़ा लेते हैं, रिंकल्स को कंट्रोल करते हैं, आपकी स्किन की जो सपलनेस है, जो आपकी स्किन की शाइन है, उसे मेंटेन रखते हैं। लेकिन वो आप मुसलसल कई साल रेगुलर लगाते रहें तो वो इफेक्ट आप अटेन कर सकते हैं। लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ जाहिर बात है कि ये नहीं हो सकता कि आपका एक भी रिंकल ना पड़े। उससे ये तो है कि आपकी स्किन, जैसे अगर आप 50 इयर्स के हैं और आपके साथ की और 50 इयर्स की खवातीन है, तो आपकी स्किन शाइनियर होगी, आपके रिंकल्स निस्बतन कम होंगे, आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक भी रिंकल नहीं पड़ेगा अगर आप टॉपिकली चीजें लगाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एजिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इसमें सिर्फ हमारी स्किन के रिंकल्स ही नहीं, बल्कि इंटरनली हमारे मेटाबॉलिज्म का भी बहुत रोल है। हम क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, इन सब चीजों का बहुत रोल है। तो टॉपिकल एजेंट्स आर गुड, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। एक तो यू नीड टू बी रेगुलर विद देम, एंड यू नीड टू कीप अप्लाइंग देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तब ये जाके मतलब असल में इफेक्टिव होते हैं।
अदरवाइज कुछ दिन लगाने से और बहुत लेटर ऑन लाइफ में जाके लगाने से इनका खास इम्पैक्ट नहीं आता। राइट। अच्छा, महक नवीद का क्वेश्चन है कि मेरी चिन एंड नोज टिप बहुत इची रहती है, मैं हाइड्रेट भी रखती हूँ स्किन बट स्टिल इचिंग रहती है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट का केस है, तो इनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। वैसे भी ऑनलाइन एक मैं बात अभी से ही बता दूं इस सेशन में कि जब भी कोई डॉक्टर हमें नजर आता है तो इंस्टिंक्टिवली हमारी सारी बीमारियां एकदम बाहर निकल आती हैं, हमारा दिल करता है कि बस ऑनलाइन मिल गया तो हम सब इसी से पूछ लें। जो मेडिसिन है ना, इसमें पर्सन टू पर्सन आप पेशेंट को देखना, सामने एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा आप कोई पिक्चर भेजते हैं, उसमें कोई और चीज नजर आ रही होती है, जब हम असल में देखते हैं तो वो कम्प्लीटली कोई और चीज होती है। तो इसलिए एक तो एग्जामिनेशन के बगैर बहुत मुश्किल है डायग्नोज करना। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये भी बहुत कॉमन है कि पेशेंट से हिस्ट्री उगलवानी पड़ती है, जिसके लिए उसका सामने होना, हमें उसके एक्सप्रेशन देखना, जज करना कि अच्छा कौन सी चीज कब कहाँ हुई, वो बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन, और अभी स्पेशली इस सेशन में, क्योंकि इसका मकसद हमारा 1-to-1 पेशेंट्स लेना नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर, एक जनरल डिस्कशन अबाउट बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड ऑल ऑफ दीज स्टैटिक प्रोसीजर्स है, तो उसमें मेरे ख्याल से मैं 1-on-1 पेशेंट्स नहीं ले पाऊंगी। और वैसे भी अगर स्किन का कोई इशू है तो प्लीज आप अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ओके। अच्छा, फिलर्स अब आप मुझे गाइड करें। बोटॉक्स तो मुझे बिल्कुल समझ आ गया। नाउ व्हाट आर फिलर्स? फिलर्स जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये फिल करने के लिए, जहां कहीं वॉल्यूम लॉस होगा। हमारी बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं, एक परमानेंट डीप फैट होता है, एक सुपरफिशियल फैट होता है। जो कि डीपर परमानेंट फैट होता है वो हमारी जिंदगी में थ्रू आउट आवर लाइफ वो वहीं का वहीं रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। जो सुपरफिशियल फैट है वो कम भी होता है, वो ज्यादा भी होता है। वो हमारी एज के साथ साथ भी कम होता जाता है, वेट लूज करते हैं तब भी कम होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब कुछ लोग वेट लूज करते हैं तो लोग कहते हैं बुड्ढे बुड्ढे लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके चेहरे से फैट लूज हो जाता है तो स्किन थोड़ी सी जो है ना वो उसमें वो टाइट नहीं उस तरह से रहती, थोड़ी ढीली लटक जाती है। अब जो सुपरफिशियल फैट है हमारे फेस का, क्योंकि वो एज के साथ साथ कम होता जाता है, और भी बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। अगर आपकी डाइट कैसी है, आप स्मोक करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, आप कितनी कैफीन लेते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब चीजें इस पे इनका इम्पैक्ट होता है। तो जो फिलर हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो डायनामिक रिंकल्स होते हैं, एक रिंकल्स वो हैं जो परमानेंटली पड़ चुके हैं, जो आपका जब फेस मूव नहीं कर रहा तब भी आपको यहाँ 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 लाइंस नजर आ रही हैं। तो फिलर जो बेसिकली है वो उन एरियाज को फिल करने के लिए जहां हमारा वॉल्यूम लॉस हो गया, जैसे कुछ लोगों के गाल बिल्कुल पिचक जाते हैं एज के साथ, या ये जो टेम्पल्स हैं ये अंदर धंस जाते हैं, या यहाँ यूं परमानेंट सी लाफ्टर लाइंस पड़ जाती हैं, यहाँ लाइंस पड़ जाती हैं। तो फिलर्स उन लाइंस को हम फिल कर देते हैं। राइट। वो जो सिलवटें आई होती हैं उनके दरमियान में, क्योंकि देखिए अगर कोई एक पिलो है जिसके अंदर रुई बराबर भरी हुई है, और वक्त के साथ साथ वो रुई कम होती जाए तो वो उसमें सिलवटें ऊपर पड़ जाती हैं, हम उसको दोबारा से फिल कर देते हैं ताकि वो फिर से वैसे की वैसे उसकी शेप आ जाए। तो जहां पे वॉल्यूम लॉस होगा या जहां पे परमानेंट रिंकल होगा जो कि फेस को मूव किए बगैर भी पड़ा है, इन दो चीजों के लिए फिर हम फिलर यूज करते हैं, राइट। उनको फिल कर देते हैं। अच्छा तमकिनत, हर प्रोसीजर के जहाँ फवायद होते हैं वहाँ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या ये जो एस्थेटिक फिजिशियन से अगर मैं ये सवाल करूं कि ये बोटॉक्स की हम बात करें, फिलर्स की बात करें, तो जहां पर एक तरफ तो आप लोगों को इतना खूबसूरत बना रहे हैं, तो क्या कहीं कभी इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है इन्हीं प्रोसीजर्स का? देखिए एस्थेटिक्स का एक रूल है जो हमारे जो टीचर्स थे, ट्रेनर्स थे, उन्होंने भी हमें बताया, मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि इट इज सेफ इन सेफ हैंड्स। अगर आप प्रॉपर ट्रेन्ड बंदे के पास जाएंगे, गलती की गुंजाइश तो हर जगह है, मतलब क्योंकि आखिरकार इंसान है, इंसान से गलती तो कहीं भी हो सकती है। तो उसमें यह है कि अगर आपने फिलर में अगर आपने ओवरफिल कर दिया तो वो बिल्कुल चेहरा जो है वो, अगर फर्ज करें मोस्टली लिप्स जो लोग ओवरफिल कर देते हैं तो वो यूं बाहर की तरफ निकल आते हैं, या किसी एक जगह पे स्किन में आपने चीक्स में ओवरफिल कर दिया तो वो यहाँ अलग से दो वो नजर आएंगे। फिर ये है कि फिलर और बोटॉक्स दोनों का ये असूल है कि जब आपने इंजेक्ट करना है तो आपने एक दफा रिट्रैक्ट करके देखना है कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, कहीं आप किसी ब्लड वेसल के अंदर तो नहीं लगा रहे, कहीं आप किसी नर्व को तो नहीं टच कर रहे। अगर आपने फिलर किसी ब्लड वेसल के अंदर लगा दिया तो खुदा ना खास्ता वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकता है। वो ब्लड वेसल ब्लॉक होगा तो वो जिस एरिया को सप्लाई कर रहा होगा उस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और वहां पे फिर गैंग्रीन भी हो सकती है। वहां पे खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी आई को सप्लाई कर रहा है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है।
और फिलर अराउंड ये वाला जो हमारा टोटल एरिया है, नाक और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत ब्लड सप्लाई है। तो और ये है कि क्योंकि आंखें हैं, नोज है आपकी, नोज में ये मसला है कि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं, आप कोई भी चीज इंजेक्ट करेंगे तो वहां पे वो फौरन आपकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकती है। आंखों में ये मसला है कि अगर आपने किसी मेन आर्टरी के अंदर फिलर लगा दिए तो खुदा ना खास्ता ब्लाइंडनेस हो सकती है। अच्छा, फिलर की एक अच्छी बात ये है कि आप फिलर्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली फिलर है, जो कि हमारी अपनी बॉडी में भी है, और फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड के बने हैं। तो हाइलुरोनिक डेज इसका जो है ना वो एंजाइम है जो इसको अब्सॉर्ब करता है। और ये बात हमारे ट्रेनर्स ने भी हमें बार बार कही है, और मैं भी कह रही हूँ कि अगर आप एक स्टैटिक फिजिशियन हैं और आप बगैर हाइलुरोनिक डेज अपने क्लिनिक में रखे लोगों को फिलर्स लगा रहे हैं तो इट इज क्रिमिनल, और आपका लाइसेंस मंसूख हो जाना चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी भी आप किसी ऐसी जगह पे फिलर लगा लें गलती से, क्योंकि हर बंदे की एनाटॉमी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अगर आपने एक इंसान की एनाटॉमी पढ़ ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% हर बंदे में वही एनाटॉमी। कुछ लोगों में अगर एक आर्टरी यहाँ से जारी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों में वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर आगे हो या 1 सेंटीमीटर पीछे हो। अब आप उस हिसाब से वो लगा के यहाँ लगा लेंगे, लेकिन क्या पता यहाँ पर उस बंदे की आर्टरी हो और आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो सबसे आसान तो इसका ये तरीका है कि आपने जब भी इंजेक्ट करना है, नीडल अंदर डालनी है, आपने उसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचना है अपने प्लंजर को, कि कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब है कि आप किसी वेसल के अंदर है, फौरन निकालें और किसी उसके आसपास किसी सेफ जगह पे इंजेक्ट करें। दूसरा ये कि हाइलुरोनिक डेज हमेशा आपके पास होना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी ऐसी जगह पे लगा लिया, लिप में भी इवन लगाया, अगर लिप की भी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, आप उसको जोर से प्रेस करके छोड़ेंगे तो वो जगह वाइट हो जाएगी, फौरन से रिफिल नहीं होगी। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने किसी वेसल में लगा दिया। तो आपको फौरन हाइलुरोनिक डेज इंजेक्ट करके उस फिलर को अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, ताकि वो निकल जाए। जो आर्टरी है जिसके अंदर आपने या जिसके ऊपर आपने फिलर लगा दिया वो प्रेस हो गई है, उसके ऊपर से वो प्रेशर हट जाए और वो जगह जो है वहां की सप्लाई बहाल हो जाए। बाकी नर्व्स का ये है कि अगर आपने किसी नर्व को, अव्वल तो कोई आप नर्व ब्रेक करें तो सवेयर पेन होता है, पेशेंट फौरन से आपको बता देगा कि मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर कहीं फिल कर दिया है और उस पर प्रेशर आ गया तो भी पेशेंट को नमनेस होगी, या अगर वो किसी मेन जगह को सप्लाई कर रही है तो हो सकता है उस जगह का फंक्शन लूज हो जाए। उस केस में भी पेशेंट आपको फौरन बता देगा कि हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो आपसे कहे कि जी मुझे यहाँ नमनेस लग रही है, या मुझे लग रहा है यहाँ ऑल्टर्ड सेंसेशन फील हो रही है उस जगह पे, जिस जगह पे आपने लगा दिए। तो आपको तब भी चाहिए कि आप फौरन से फिलर आप किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकते हैं। आप फिलर डिसॉल्व करें, प्रेशर रिलीज करें। बोटॉक्स का भी यही है कि जैसे अगर हमने, अब ये जो मसल्स है ये हमारी आंखों को खुला भी रखते हैं, अगर हमने यहाँ बोटॉक्स लगाने की बजाय यहाँ लगा दिया तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, ड्रूपी हो जाएगी। उसका नुकसान ये है कि बोटॉक्स अगर आपने खुदा ना खास्ता किसी को ऐसे लगा दी है, या पेशेंट, क्योंकि एक बड़ी ये बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पे बोटॉक्स लगाते हैं लेकिन पेशेंट फेस को बार बार यूं, कुछ लोगों को आदत होती है वो बार बार यूं करते हैं, बार बार यूं करते हैं, वो उसको इतना ऐसे ऐसे करते हैं कि वो इस मसल से सीप करके बोटॉक्स यहाँ भी आ जाती है और इन मसल्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है और आंखें ड्रूप हो जाती हैं। तो बेसिकली एक तो ये है कि बंदे का, उस जो बंदा आपको इंजेक्ट कर रहा है उसका अपना प्रॉपरली ट्रेन होना, सर्टिफाइड होना लाजमी है। उसको एनाटॉमी की नो हाउ हो, कि हर बंदे की एनाटॉमी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए हम पहले पेशेंट से हमेशा वो मूवमेंट करवाते हैं जिस मसल को हमने इंजेक्ट करना है। जैसे अगर मैंने फ्राउन पेशेंट की ठीक करनी तो मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि आप पहले फ्राउन करो, ताकि मैं देख लूँ, क्योंकि कुछ मर्दों में ये मसल बहुत बड़े होते हैं, यहाँ तक होते हैं, कुछ औरतों में बिल्कुल पतले होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं। तो आपने उस मसल को देख के उसकी प्रॉपर आउटलाइन करके फिर उस मसल में इंजेक्ट करना है। अगर आप अंदाजन करते रहेंगे तो फिर वो काम खराब होगा। और आपने पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट भी करना है कि आपने जिस एरिया को ट्रीट किया है, चाहे वो बोटॉक्स हो या फिलर हो, 3-4 दिन आपने उस एरिया का मसाज नहीं करना, उसको बार बार हाथ नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो एक तो फिलर भी डिस्पर्स होगा, बोटॉक्स भी डिस्पर्स हो जाएगी अपनी जगह से, और वो हो सकता है किसी और मसल में जाके इफेक्ट करना शुरू कर दे जिस मसल को आप इंजेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, और उसका कोई गलत रिजल्ट निकल आए। तो इसलिए एक तो ये कि प्रॉपर्ली ट्रेन बंदा हो, दूसरा ये कि हर पेशेंट को एज अ न्यू केस आप स्टडी करें, उसकी एनाटॉमी को प्रॉपर्ली देखें, जो वेसल आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं मसल्स को आप राउंड करवा के या मूवमेंट फेशियल फेस की करवा के मसल्स उसकी चेक करें अगर आपने इंजेक्ट करना है। तीसरा, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आपने उसको बताना है कि ये इसके थोड़े अरसे बाद ये साइड इफेक्ट रहेंगे, कहीं ब्रूज हो सकता है, कहीं स्वेलिंग हो सकती है, इतने अरसे बाद आपने मुझे बताना है, ये साइन हो तो आपने फौरन आना है,
और किन चीजों से आपने घबराना नहीं है, किन से आपने फौरन घबरा जाना है और फौरन आ जाना है, और क्या आपने नहीं करना। तो पेशेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर बहुत एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा तमकिनत, एक चीज और गाइड कीजिए। मैंने कहा ना कि सब वो व्यूवर्स भी हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा एक यूनिक टॉपिक है। हम लोगों ने बोटॉक्स, फिलर्स इन सबका नाम सुना हुआ है, लेकिन डिटेल्स हमें नहीं पता थी, लेकिन आज आप एजुकेट कर रही हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया है कि डिलीवरी के बाद, जब वेट लॉस के बाद टमी जो है या स्किन होती है जो काफी अगली हो जाती है या स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो क्या आप लोगों के पास इसका भी कोई इलाज है? देखिए, जो स्किन आपकी लैक्स हो जाती है वो तो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाती है। उसमें तो ये है कि कुछ लोग बेल्ट बांधते हैं, वो हेल्पफुल होती है। कुछ ये है कि उसके बाद जितना भी, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो जब आपको लगे आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है, आप चलना फिरना शुरू करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करें। अगर आपका सेक्शन हुआ है तो फिर तो आपको 4 से 6 महीने हम मना करते हैं कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस नहीं करनी। लेकिन उस दौरान भी आप ये देखेंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, वो जो लैग स्किन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस चली जाती है। अब जहां तक वो है स्ट्रेच मार्क्स का ताल्लुक है, तो स्ट्रेच मार्क्स अब जैसे जैसे, अब ये ऐसी फील्ड है कि इसमें हर रोज कोई ना कोई नई इनोवेशन, कोई ना कोई नई चीज आ रही है। कुछ अर्से पहले तक तो ये ख्याल था कि स्ट्रेच मार्क्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब ये है कि जो रेड स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको अगर आप हम माइक्रो नीडलिंग करें, उसमें हमारे पास नीडल्स होती हैं जिन, मतलब उसमें बारीक बारीक छोटी छोटी ढेर सारी नीडल्स होती हैं। वो एक मशीन होती है जिसको हम माइक्रो नीडलिंग पेन कहते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं और वो ड्रिल की तरह ऐसे 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 तेज तेज मूव करता जाता है। वो हम जब स्किन के ऊपर करते हैं तो वो हमने उसकी डेप्थ हम कर लेते हैं एडजस्ट कि हमें कितना डीप चाहिए। वो ये है कि वो स्किन में माइक्रो वूंड्स क्रिएट करता है, छोटे छोटे वूंड्स। और जब वो वूंड्स भरते हैं, आपकी स्किन नेचुरली कोलेजन प्रोड्यूस करती है, और वो जहाँ पे जिनके स्कार्स भी होते हैं उनको भी हम इसी तरह ट्रीट करते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल वूंड क्रिएट करते हैं, और जब स्किन उसके ऊपर कोलेजन प्रोड्यूस करके उसको भरती है तो वो जो खड्डे होते हैं वो भर जाते हैं। यही राइट। ट्रीटमेंट स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी यूज करते हैं, और ये उनमें इफेक्टिव भी है, लेकिन इसके मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं और एक लंबा प्रोसेस है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होते हैं। जो वाइट स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो कि वाइट हो चुके हैं, वो उनको ट्रीट करना खासा मुश्किल है, क्योंकि आप ये समझ लें कि वो काफी अरसे लॉन्ग स्टैंडिंग रहने के बाद वो फिर परमानेंट हो जाते हैं। और उनको वो प्रॉपर वहां पे जो इलास्टिन है जो स्किन का, वो उस जगह पे टूट के, और वो जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और उसको इट्स लाइक एन ओल्ड स्कार, उसको ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, प्लाज्मा थेरेपीज आ गई हैं जिनके थ्रू अगर वो बहुत चौड़े हैं तो उनको पतला किया जा सकता है, बिल्कुल फाइन लाइंस बनाई जा सकती हैं। तो इस फील्ड में ये है कि बहुत लोग, डिफरेंट लोग हैं और उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ना छेड़ें, कुछ कहते हैं कि नहीं आप नीडलिंग करें, बार बार करें, आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाएंगे। कुछ कहते हैं जी आप लेजर्स भी कुछ हैं जिनके थ्रू आप रीसर्फेसिंग स्किन की करते हैं, कुछ वो भी ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इफेक्टिव है, कुछ का ख्याल है कि इफेक्टिव नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि माइक्रो नीडलिंग और प्लाज्मा थेरेपी जो है ये इसमें हेल्पफुल है। स्पेशली अगर आपके रेड स्कार्स, अगर आपके रेड मार्क्स हों तो वो काफी हद तक मतलब डल हो सकते हैं। और ये स्किन वार्ड्स जो होते हैं उनको भी आप लोग एड्रेस करते हैं? वार्ड्स जो हैं वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी देख लेते हैं। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो भी हम उसमें या तो कॉटरी कर देते हैं, मतलब उनको जला देते हैं, या तो या फिर हम ऐसे कोई, यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको कोई ऐसे लोशंस या ऐसे सीरम्स दे देंगे जो आप उनके ऊपर लगाएंगे और वो जल के उतर जाएंगे। तो डिपेंड करता है उसके साइज पे कि साइज का कितना है और वो है कहाँ। अगर फेस पे हो तो फिर हम कुछ लगाने के लिए नहीं देते, क्योंकि अगर वो जरा सा भी स्पिल हो जाए तो साथ वाली स्किन भी जल जाती है। उसमें यूजुअली जब हमने पिन पॉइंट करना हो तो हम यूजुअली कॉटरी से या प्लाज्मा पेन से उसको करते हैं, जो बिल्कुल उसके आगे एक बिल्कुल सुई सी लगी होती है, और वो उसी पॉइंट पे जाके करंट के थ्रू उनको जला देता है। जब कोई बड़ा वॉट हो या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पे हो जो इतना प्रोमिनेंट ना हो, फेस हाथों पाँव पे ना हो, तो फिर उसमें हम लोशन लगाने के लिए दे देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसको जला देता है। अगर कोई बहुत ही मतलब बड़ा वॉट हो या उसकी हमें लग रहा हो कि अंदर शाखें भी हैं और बहुत वेस्कुलर है, तो उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है। राइट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो ये है कि लिप फिलिंग आजकल मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो है वो बहुत आम है। मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या कोई खास सांचा है
कि बॉलीवुड में देखो तो भी एक खास तरीके की, मतलब मुझे मैं कोई मजाक या उसमें नहीं कह रही, लेकिन कुछ अजीब बतखनुमा एक वो साख्त के जो है वो हर किस्म के वुड्स में मैं देख रही हूँ। तो ये क्या चीज है? कोई का सांचा एक स्टैंडर्डाइज एक बनाया हुआ है कि अच्छा जितने भी लोगों ने किया हुआ है वो सारा एक ही शेप में आता है? अच्छा, वैसे मैंने भी अपने लिप्स फिल किए हुए हैं, तो आई होप कि वो आपको ऐसे नहीं लग रहे होंगे। तो बिल्कुल देन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने किससे करवाए हैं। और आप बेसिकली ये होता है कि कई दफा डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स उनके पास आके उन्हें कहते हैं हमें ऐसा चाहिए। अच्छा। अब क्योंकि एस्थेटिक एक बहुत ही सब्जेक्टिव फील्ड है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, मुझे लग रहा है कि इसकी नाक जो है उसमें बम्प है, वो मुझे ठीक करना चाहिए, लेकिन वो आके कहता है कि नहीं मुझे मेरी नाक पसंद है, आप मेरे होंठ ठीक कर दें, आप मेरे होंठ फिल कर दें। अब चाहे मुझे लग भी रहा हो कि नहीं इसके होंठ मेरे लिए ठीक है, लेकिन उस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसे ये नहीं, मतलब मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि हम ना करें या हम थोड़ा कर लें कुछ, लेकिन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अब मैं उसे कहूंगी नहीं तो अपनी नाक ठीक करा लो, मुझे लग रहा है, अब वो कहेगा मुझे तो मेरी नाक पसंद है। तो मैं एज 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 अ फिजिशियन जो चीज उसको पसंद है उसको नहीं छेड़ सकती, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव फील्ड। अगर वो मुझे कहेगा कि नहीं मुझे बड़े लिप्स चाहिए, तो अगर तो मुझे लग रहा है कि उसकी हेल्थ के लिए कोई इसमें खतरे की वाली बात नहीं है, तो फिर तो आई थिंक आई विल ओब्लाइज और मैं कर दूंगी। लेकिन एक खास लेवल के बाद आके, खास हद के बाद आके, आपको लग रहा हो कि इस पेशेंट, क्योंकि इट्स वेरी एडिक्टिव। जब एक दफा आप फिलर्स या बोटॉक्स करवाने शुरू करें तो इट गेट्स रियली एडिक्टिव। आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं यार अब थोड़े और बड़े होने चाहिए, ऐसा करता हूँ हाफ सिरिंज और कर देती हूँ, नहीं अब ये मुझे लग रहा है कि एक अगर रिंकल आ रहा है फिर बोटॉक्स लगा। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट एक बार करवाएगा, थोड़ी देर दिनों बाद वो कहेगा थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और। अब जहां तक तो आपको लग रहा है कि ठीक है इट्स विद इन द नॉर्मल रेंज, यू विल यू विल डू इट। लेकिन जहां कहीं मुझे ये लगे कि कोई पेशेंट साइकोलॉजिकली एक उसमें जा रहा है एडिक्टिव मोड में, जहां पे दैट पर्सन कैन नॉट स्टॉप, और वो बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल होते हैं, एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक खराश के बारे में वो, मतलब लिटरली लोग जो है ना वो लेके क्या उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप जो वो होती है, वो लेके अपने फेस को देख रहे होते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो अगर ये मुझे लग रहा हो कि एक पेशेंट एक खास ऐसी लिमिट पे चला गया जहां पे उसकी, मतलब उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो मैं जरूर से कहूंगी कि आई थिंक आप अभी इसको मजीद फिल हम नहीं करेंगे, और आप इस एडिक्शन को या इस जो ऑब्सेसिवनेस है इसको केटर या इसको काउंटर करने के लिए रादर आप किसी थेरेपिस्ट से राब्ता करें, किसी साइकाइट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से। हाँ, लेकिन जो आपने बात की है कि क्या एक सांचा है, आई थिंक मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत प्रेशर है लोगों के ऊपर टू लुक अ सर्टेन वे, टू लुक अ सर्टेन एज, टू बी अ सर्टेन वेट। उसमें फिर ये होता है कि हम एक दूसरे की देखा देखी, किसी के ऐसे लिप्स हैं और उसको बहुत अटेंशन मिल रही है, तो हम भी चाहेंगे कि मेरे भी वैसे हो जाएं। और फिर कुछ लोगों के सिग्नेचर, कुछ जो एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं उनकी एक सिग्नेचर लुक्स होती हैं, लोग उनके पास जाते हैं बार बार वो करवाने, तो उस वजह से ये है कि वो लगता है कि सबकी शक्लें एक जैसी लगने लग जाती हैं। जैसे आजकल अक्सर लोगों की, बहुत सारे लोग जैसे मीडिया में खवातीन, उनकी शक्लें एक जैसी लगती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। वो एक उन्हीं जगहों पे वही फिलर्स, वही टेक्निक्स, तो वो जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है। आई थिंक इसमें जो इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्टर, उसका भी रोल है और पेशेंट्स का भी है, कि कई दफा हम पेशेंट को कहते हैं कि मेरे ख्याल से बस ये काफी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे और चाहिए, और अगर आप इंजेक्ट नहीं करेंगे वो किसी और के पास जाके करवा लेंगे। तो ये भी होता है कि आप कहते हैं कि नहीं दिस इज फाइन, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो कहीं और जाके करवा लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सब जो पॉइंट्स हैं ये इसमें कार फरमा है कि लोग एक ही किस्म के होंठ या गाल या नाक करवा के तो मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो आपको ये कहें कि मैं जी उस एक्टर या XYZ एक्ट्रेस से जो है मैं बिल्कुल वैसे लगना चाहता हूँ, ऐसे आते हैं पेशेंट्स? बिल्कुल वैसे तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिल्कुल वैसे नहीं लग सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा। लेकिन ये जरूर कहेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं या कोई वीडियो दिखाएंगे कि इसमें जो बंदी है उस जैसे लिप्स चाहिए,
या ऐसी नोज नहीं हो सकती मेरी, या मेरी भी आंखें ऐसी करते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। कुछ तस्वीरें लेके आए होते हैं, वो दिखाते हैं। तो फिर आप कर देती हैं? मैं अब कोई जादूगर तो हूं नहीं, मैं उन्हें ये कह देती हूँ कि देखें इसमें, क्योंकि नेचुरली उसका एक, हर एक के जो फीचर्स हैं उनकी एक नेचुरल शेप होती है। अब उसको आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली जो आप कहें कि नहीं जी बिल्कुल ऐसे को ऐसा कर दें या ऐसे को ऐसा कर दें, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं उन्हें समझा जरूर देती हूँ कि देखिए इसमें इतना फर्क आ सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नॉन इन्वेजिवली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, मुझे ये गाइड कीजिए कि ये जो प्रोसीजर अभी पहले हमारी बोटॉक्स की बात हुई है, उसके बाद बाकी चीज़ों की, तो ये कितने अरसे के बाद रिपीट कराना पड़ता है? मतलब सबके लिए यही है कि जी 6 महीने के बाद, या हर प्रोसीजर के लिए एक अलग वो होता है टाइम फ्रेम? देखिए कुछ जगहों पे फिलर ज्यादा देर तक लास्ट करता है, जैसे कि अंडर आई है। अंडर हम्म। आई में अक्सर लोगों के फिलर कई दफा 6-6 साल चल जाती है। अब ये कुछ जगह ऐसी है यहाँ पे ज्यादा मतलब कोलेजन प्रोडक्शन हो जाती है, क्योंकि जब आप एक जगह फिलर इंजेक्ट करते हो ना, तो बॉडी को तो ये लगता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है, कोई फॉरेन चीज अंदर आ गई है, तो वो अपने जो सेल्स है वो उसके इर्द गिर्द उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, और फिर वो मजीद खुद से भी कोलेजन बॉडी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ा वो वाटर भी एब्जॉर्व करता है, इसलिए हम हमेशा अंडर फिल करते हैं कि थोड़े दिन में इसने थोड़ा सा और मजीद फूल जाना है। तो फिलर तो डिफरेंट एरियाज पे उसकी एज डिफर कर सकती है, लेकिन मोस्टली फिलर्स 12 to 18 मंथ्स निकाल जाते हैं, उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ता है। जैसे लिप्स हैं, लिप्स में फिलर जल्दी डिजोल्व होता है, क्योंकि हम मूव करते हैं लिप्स को बहुत ज्यादा, हम खाते पीते हैं, हम बोलते हैं, लिपस्टिक्स लगाते हैं, होंठों पे जबान फेरते हैं, हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, इस वजह से लिप्स के फिलर ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि लिप में बहुत मूवमेंट है, बहुत कुछ कर रहा है लिप। इन एरियाज में ज्यादा देर स्टे करते हैं अंडर आई, बाकी फेस में और बाकी बॉडी में यूजुअली 12 to 18 मंथ्स। बोटॉक्स 3 months to 6 months निकाल लेता है। राइट। एक और चीज मुझे बताएं, मैं अक्सर यूट्यूब में देख रही होती हूँ कि मतलब ये वो अदाकाराएं थीं कि जिन्होंने सर्जरी के बाद जो है इनकी शक्ल कुछ से कुछ बन गई। अब जिनकी शक्ल कुछ से कुछ जब बन जाती है, तो क्या वो हमेशा वो वैसी ही रहती हैं या उनका भी कोई इलाज पॉसिबल होता है? देखिए सर्जरी इज मोर परमानेंट देन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जाहिर बात है। बोटॉक्स फिलर्स का इफेक्ट तो एक खास टाइम के बाद खत्म हो जाएगा और आपका फेस वैसे का वैसे दोबारा से हो जाएगा। सर्जरी में ये कॉम्प्लिकेशन है कि सर्जरी में यूजुअली आपकी जो स्किन है उसको काट के, जैसे यहाँ पे बैग्स होते हैं तो इतनी स्किन ऊपर नीचे से काट के फिर उसको सी देते हैं। कई दफा आपके जो जो बोन्स हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो इस सब में फिर ये है कि वो जाहिर बात है रिलेटिवली मोर परमानेंट होता है, लेकिन सर्जरीज की भी रिविजन्स हो जाती हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी की नोज की सर्जरी ठीक नहीं हुई और थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो रिविजन उसकी करके उसको सीधा किया जा सकता है। जॉ की सर्जरी की रिविजन हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक खास हद तक ही आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि सर्जरी मुझे ये पसंद नहीं है और मेरी शक्ल बिल्कुल फिर से वैसी की वैसी कर दें जैसी मेरी पहले थी, वो पॉसिबल नहीं होता। राइट। अच्छा, फायजा हुसैन है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि बोटॉक्स किस एज में लगवा सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली इसके चार्जेस कितने होते हैं? देखिए बोटॉक्स आप आई यूजुअली सजेस्ट कि 25 के बाद आप लगा सकते हैं। अच्छा। आप लगा लें बेशक। यूजुअली प्यूबर्टी के बाद भी लोग कहते हैं कि अगर उसके बाद भी कोई लगवाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आप वंस यू आर 25 तब आप स्टार्ट करें। और राइट। चार्जेस इसके बहुत देखें बोटॉक्स के बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, और वो कंपनीज किस रेट पे उसको बेचती हैं वो बहुत डिफरेंट है। मतलब 10,000 से लेके तो 90,000 तक की बोटॉक्स आपको मिल जाएगी, और डिपेंड करता है लगाने वाले पे कि वो कितने पैसों की लगाता है। कुछ लोग 1000 पर यूनिट लगाते हैं, कुछ 2000 पर यूनिट लगाते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग पर यूनिट के हिसाब से नहीं पैसे लेते, बल्कि वो एरिया के हिसाब से लेते हैं। जैसे वो कहेंगे अगर हमने फोरहेड को ट्रीट करना है तो हम इतने पैसे लेंगे, आईज के अराउंड ट्रीट करना है तो हम इतने पैसे लेंगे। तो वो तो इंजेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे लेगा। तो ये मैं तो नहीं बता सकती, हो सकता है मैं आपको कुछ बताऊं, आप किसी के पास जाएं उसके कोई और रेट्स हों, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसने कौन सी बोटॉक्स मंगवाई है,
वो अपने स्किल के कितने चार्ज करता है, ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। राइट। अच्छा ये बताएं, इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर जब आप इंजेक्ट करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो? देखें, जब भी आप इंजेक्ट करेंगे तो पेन तो होगी, लेकिन इतने अच्छे नंबिंग एजेंट्स आजकल आ गए हैं, हम टॉपिकली ही नंबिंग क्रीम लगा देते हैं, वो 20 मिनट्स तक लगी रहती है और उसके बाद पेन काफी हद तक मतलब 70 to 80% कम हो जाती है। और ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है रफली? डिपेंड करता है आपने कितने एरिया पे इंजेक्ट करना है, अगर आपको और कितनी आपको प्रैक्टिस है। जैसे अगर आपने आंखों के अराउंड और सिर्फ फोरहेड करना है तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे बोटॉक्स लगाते हुए, अगर एक बहुत ही ट्रेंड बंदा है उसको। और नंबिंग अगर आप उसके 20 मिनट्स उसमें मजीद शामिल कर लें जिसमें उसकी नंबिंग भी होगी, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोई कितनी देर में करता है, लेकिन बहुत देर नहीं लगती। राइट। और अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया करना है। ओके। अच्छा ये गाइड कीजिए कि आफ्टर ट्रीटमेंट तो हम कह देते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स, लेकिन क्या बिफोर ट्रीटमेंट कभी होता है कि जैसे अब मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया कि जी मैंने 1 हफ्ते के बाद आपके पास आना है ट्रीटमेंट के लिए, तो बिफोर कोई डूज और डोंट्स होते हैं? देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स के तो यूजुअली एज सच बिफोर के तो कोई हम पेशेंट्स को ऐसे नहीं कुछ खास गाइड नहीं करते कि आपने ये नहीं करना या वो नहीं करना। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं क्योंकि फंक्शन है तो आपने कम से कम अगर बोटॉक्स करवाना है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले आए, अगर फिलर करवाना है तो कम से कम 1 हफ्ते पहले, क्योंकि फिलर के बाद क्योंकि बोटॉक्स का इफेक्ट कंप्लीट होने में तो 15 डेज लगेंगे और फिलर के बाद स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूज हो सकता है, तो उसको सेटल होने में हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा। बाकी ये है कि अगर हम लेजर करना हो तो यहाँ पे तो इतना इशू नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में मना करते हैं कि आपने टैनिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप टैन होके आएंगे, लेजर बेसिकली पिगमेंट जो है ना, पिगमेंट लेजर की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, तो अगर आप टैन होके आएंगे तो आपके बर्न के चांसेस ज्यादा है। तो उसमें हम ये जरूर कहते हैं कि जी आपने उससे पहले टैन नहीं करनी, सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं, बिफोर एंड आफ्टर होना चाहिए। और डिफरेंट प्रोसीजर्स के डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे माइक्रो नीडलिंग के में यूजुअली पेशेंट्स अगर उनकी एक्टिव एक्नी हो तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर एक भी दाना आपका पंक्चर हो गया तो जो उसके अंदर से जो आपकी पस और इन्फेक्शन वगैरह वो सारा निकलेगा, मवाद इन्फेक्टेड, वो बाकी फेस पे भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा। और यूजुअली अगर आप कोई इस तरह का नीडलिंग करें जिसमें आपने चेहरे पे कोई जख्म लगाए हैं, तो उसमें हम बाद में पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने हीलिंग के दौरान सन एक्सपोजर कम से कम हो, फेस को टच नहीं करना बार बार, ताकि एक तो इन्फेक्शन ना हो। रॉ स्किन होती है, जितना आप टच करेंगे बैक्टीरिया उतना ज्यादा उसके ऊपर जाएगा, ना दूसरों को टच करने दें ना खुद टच करें। जिनके बच्चे में स्पेशली उन्हें कहती हूँ कि बच्चों से कहना है कि प्यार ना करें आपके फेस पे, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि जितना आप सन में जाएंगे उतना चांस है कि वो पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी, जब वो हील करेगा तो वो उसका कलर डार्क हो जाएगा उस एरिया का। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम पेशेंट को समझाते हैं इन प्रोसीजर से पहले। सही। ये मेरे सारे सवाल तो जो मेरे जहन में थे वो तो सारे कवर हो गए। आप कोई और चीज ऐसी है कि जो बताना चाहें? एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि अगर आप एक दफा बोटॉक्स या फिलर करवा लें और फिर वो दोबारा ना करवाएं तो आपकी स्किन लटक जाती है या स्किन खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप एक दफा बोटॉक्स करवा लें और आपको लगे कि नहीं अब मैं दोबारा नहीं करवाना चाहता, तो आपकी स्किन वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, उसमें कोई स्किन खराब नहीं होगी। एक तो ये। दूसरा ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेन्ड बंदा है या नहीं है। आप रिव्यूज जरूर पता करें जो उनके पहले पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपका जो पेशेंट होता है वो आपका बेस्ट इश्तेहार होता है। जहां भी आपका पेशेंट जाएगा, अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया तो वो पेशेंट खुद बताएगा कि मैंने फलानी जगह से कराया था और मैं सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा, जो कोई देखेगा उसका रिजल्ट, वो जरूर उससे पूछेगा कि यार ये तुमने कहाँ से करवाया है, और वो फिर उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। तो आप पहले कहीं भी जाने से पहले एक अच्छी उस डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर हासिल करें, और डॉक्टर के पास जाके सवाल करने से ना घबराएं। हमारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं एकदम, कि पता नहीं कहीं हमारी बेइज्जती ना कर दें डॉक्टर और इस तरह। तो ये ऑन डॉक्टर्स पार्ट एक बहुत गलत प्रैक्टिस है कि हम इस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं कि वो घबरा जाते हैं और वो फिर सवाल नहीं पूछते। तो ये मैं जरूर आपको इनकरेज करूंगी, आपको पूरा हक है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपने उसको पैसे दे के इलाज कराना है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप उससे प्रॉपर पूछें कि ये मेरा जो ट्रीटमेंट होने लगा है ये कितनी देर का होगा, इसमें बाद में मुझे क्या करना है, मुझे इससे पहले क्या करना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर कुछ हो गया तो हमें क्या करना है।
अगर मुझे रिजल्ट पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पूरी तसल्ली करें, एक होमवर्क करके डॉक्टर के पास जाएं, और यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आप क्या चाहते हैं, कि आप कौन से फीचर को क्या इन्हांस, कैसे क्या करना चाहते हैं। एंड इफ यू आर नॉट श्योर, तो फिर आपको डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा, और उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर के बारे में पता करके, अपनी तसल्ली करके, तो फिर प्रोसीजर करवाएं। थैंक यू सो मच तमकिनत। यकीन करें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मेरे क्लियर हुए हैं, और मुझे यकीन है कि जो मेरे व्यूवर्स भी हैं, हमारे जहनों में थे, जैसे अभी यही बात थी कि मेरा भी यही ख्याल था कि अगर एक बार बोटॉक्स करा लिया है तो फिर सारी जिंदगी कराना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर आप मतलब, लेकिन आपने काफी चीजें क्लियर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम। और मैं इस सूरत में भी आपको खुदाफिज कहूंगी, क्योंकि अगला सेशन जो है ना, उसका आप पहले से मुझसे वादा करें। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। मैं तो हमेशा इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत पैशन है एस्थेटिक्स। तो थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत मजा आया बात करके। और जरूर, व्हेन एवर यू विल कॉल मी अप, आई इंशाल्लाह ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच तमकिनत। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा, बहुत सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। बहुत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।